अच्छा जी, ये कनेक्टेड पर्सन है। इसमें एक तो ज़हन में बिठा लें कि उसने पूरी कोशिश की है कि कोई कोई बंदा रह ना जाए जो एनबीएफसी के साथ जिसका दूर दूर से ताल्लुक है, वो भी ना रह जाए। ये उसी तरह का जुर्म है कि वीडियो में कोई बंदा जाते जाते भी नजर आ गया तो उसको भी पुलिस जाके इंक्वायरी कर लेती है कि भाई साहब आप भी उसके अंदर हैं। तो इसी तरह का काम उन्होंने यहाँ पे किया है कनेक्टेड पर्सन में, कि दूर दूर तक जो भी ताल्लुक है एनबीएफसी के साथ आपका किसी इन्वेस्टर के थ्रू बनता है, सारे ताल्लुकात मिला के कोई किसी तरफ से आपका कनेक्शन अगर निकल आएगा तो आप एनबीएफसी के कनेक्टेड पर्सन है। उन्होंने 10% से बात शुरू की, 10% शेयर होल्डिंग, कोई उन्होंने कहा नोटिफाइड एंटिटी है जिसको एनबीएफसी मैनेज कर रही है, एनबीएफसी उस नोटिफाइड एंटिटी की कनेक्टेड पर्सन होगी जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। और एफजीएच में आके कोई उन्होंने कहा कि कोई पर्सन या कोई ट्रस्ट जिसको कंट्रोल कर रहे होंगे ऊपर वाली लिस्ट में जितने लोग हमने आपको बता दिए। इसको मैंने सुबह ग्रुप में भी एक उमैर का क्वेश्चन आया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेट्स अज्यूम कोई एक पर्सन है जिसका एनबीएफसी में 10% उसकी शेयर होल्डिंग है, जो पार्ट ए के अंदर आ रहा है कि 10% या उससे ज्यादा का कैपिटल है उसके पास एनबीएफसी का। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन किसी और कंपनी को कंट्रोल करता है, किसी और पर्सन को कंट्रोल करता है, पर्सन का वर्ड जहां पे भी आता है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट या कॉर्पोरेट लॉज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पर्सन का वर्ड ज्यादातर नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन के लिए यूज करता है। तो यहाँ भी उसने कहा कि अगर कोई बंदा जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग है एनबीएफसी की, वो किसी और कंपनी को कंट्रोल करता है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन बन जाएगी। फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि उस ग्रुप का कोई भी मेंबर जिसका वो कंपनी पार्ट है वो भी तमाम इसके कनेक्टेड पर्सन बन जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने सारी चीजें इसके अंदर कवर कर कि आप किसी एनबीएफसी में अगर मेजर शेयर होल्डर हैं, 10% से ज्यादा की आपकी शेयर होल्डिंग है और आप दूसरी साइड पे किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी और ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कंपनी और एनबीएफसी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर वो कंपनी जिस ग्रुप का पार्ट है, ये दोनों मिला के आपस में पूरा ग्रुप उस एनबीएफसी का कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है मोहसिन? मजीद एक्सप्लेनेशन होगा तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि उसने जो रेटिंग उसमें दी हुई है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के रेफरेंस से, जी जी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में उसने कहा हुआ है कि उसकी एनबीएफसी की रेटिंग के हिसाब से उसने मैक्सिमम लिमिट उसका एक्सपोजर जो है बताया हुआ है। तो अगर हम एनबीएफसी रूल्स में जाएं तो उसका जो फर्स्ट स्केड्यूल है ये सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी के लिए है रेटिंग, अदरवाइज किसी भी लैंडिंग एनबीएफसी या फिर फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी के लिए रेटिंग का क्राइटेरिया है ही नहीं है। तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब उनके लिए तो रेटिंग का क्राइटेरिया नहीं है, तो उनकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहीं भी जा सकती है। जाहिर है जो उन्होंने क्राइटेरिया हमें बताया है उसमें उन्होंने हमें डिफाइन कर दिया है एक रेटिंग का क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हैं तो इतनी होगी। अगर आपके लिए लाइबिलिटी है, आप लाइबल ही नहीं है, मतलब एलिजिबल ही नहीं है रेटिंग लेने के लिए, आपको बाउंड किया ही नहीं गया, तो फिर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सर वो एक ऑक्सिलरी एक्टिविटीज जो है उसका स्केड्यूल 2 में जो उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और मैं जरूर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्केड्यूल 2 के अंदर। अच्छा, थर्डली जो है वो इसमें जो उसने एक्सेप्शन दी हुई है कि नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस वेयर द पेमेंट इज गारंटीड बाय द ये वाला है क्लेम्स अदर देन दीज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू द एनबीएफसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जहाँ पे उसने उसको कवर नहीं किया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में उसकी एक्सेप्शन। ये मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था जी, ये स्किप हो गया फिर। जी। इसमें इसको दो हिस्सों में तोड़ के आपने पढ़ना है। मैं 1 मिनट अगर मैं उसको ओपन कर लूं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। अच्छा, इसको ना दो हिस्सों में तोड़ के आपने पढ़ना है। उन्होंने कहा क्लेम्स
अब अदर देन वाला अभी छोड़ दें, यहां तक उन्होंने कहा वो क्लेम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कन्वर्जन की इनटू लायबिलिटी, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो हमारी लायबिलिटी बनेगी, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहते हैं कि इनको आपने कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना, जिसके हमें चांसेस नहीं है कि कल को पे करनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि इसमें से भी आपने चीजें एक्सक्लूड करनी है, ऐसा नहीं है कि तमाम वो क्लेम्स जिनके चांसेस नहीं है लायबिलिटी बनने के उसको एक्सक्लूड कर दें। उन्होंने कहा वो क्लेम्स जो आपके एनबीएफसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से रेलिवेंट है। एनबीएफसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको कहा था कि ये एक ना एम्बिगुअस टर्म उसने यूज की है, जो आपके ग्रुप का पार्ट होंगे, एनबीएफसी से रिलेटेड जो पार्टीज है, जो आपकी पेरेंट है, कोई सब्सिडरी है, कोई एसोसिएटेड है, उससे रेलिवेंट अगर कोई क्लेम आपके जिम्मे आ रहा है, लेट्स अज्यूम आपने कोई गारंटी दी हुई थी उनके बिहाफ पे, और उसके चांसेस अगर रिमोट भी हैं लायबिलिटी में कन्वर्जन के, तो उसको फिर भी आपने एक्सक्लूड नहीं करना। क्लियर हुआ है जी उमैर? अच्छा जी, दो से तीन हमारे रेगुलेशन रह गई हैं, उसको हम कवर कर लें। और एक बात जो मैंने क्लियर करनी थी, अब इसमें एनबीएफसी में जैसे मैं पहले कहता हूं, पहले वाला मसला कि आईकैप ने हमारे कोर्स में एक्सप्लिसिटली कोई भी जो स्केड्यूल है वो शामिल नहीं किया। कुछ अर्सा पहले तक उन्होंने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का एक स्केड्यूल होता था वो हमारे कोर्स में शामिल किया था, अब उन्होंने चुप करके उसको निकाल दिया। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर स्केड्यूल हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है। अब इसमें कुछ स्केड्यूल है बहुत कम्प्लेक्स हैं, अभी हम एक दो चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, आपको आइडिया होगा, बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की इसमें कैलकुलेशन है। तो उसको हम कहते हैं कि आईकैप उस लेवल पे आपके पास आपसे टेस्टिंग नहीं करने वाला। कुछ है जिनको हम कहते हैं कि सिंपल से हैं, हमें उनको छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, जैसे रेगुलेशन 25 हमने पढ़नी है, जैसे हमने स्केड्यूल 2 देख लिया था, इसमें सिर्फ क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ था अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो जरूरी है। तो स्केड्यूल आप सारे अगर पढ़ने बैठे हैं और उसमें कोई चीज आपको परेशान करे तो उसको आपने परेशान नहीं होना उसको लेके, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको पढ़ना है कि अगर आईकैप कहीं पे गलती कर ले, क्योंकि आईकैप कभी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, आपको पता है, तो अगर आईकैप को ऐसी गलती कर ले तो हमने उतनी जरूरत की चीजें लाजमी पड़ी हो कि वो चीज को टेस्ट करें तो हमको करने के काबिल हो। क्लियर है जनाब सबको? अच्छा जी, हमने रेगुलेशन 17 तक कवर कर लिया था। टेस्ट की तो बात आपने कर दी है, मैं भूला हुआ था टेस्ट का। आप देखें कि बहुत कम स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, मोहसिन ने टेस्ट दिया और एक हमजा ने। तो बड़ी मायूसी हुई है मुझे देख के कि टेस्ट में आपको बार बार मैं जोर भी देता हूं, जो कम से कम रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं उन्हें लाजमी अपीयर होने चाहिए टेस्ट में। मुझे पता तो चलता रहे कि कौन मोटिवेटेड है। तो अगर इस तरह का इशू हो तो आप मैसेज कर दिया करें कि सर हमारे बाकी टेस्ट हो रहे हैं, हमारा टाइम अभी नहीं मैनेज हो रहा, तो आप टाइम एक्सटेंड करवा दें। स्किप नहीं करना टेस्ट को, मैं जरूर करवा देता हूँ इंशाल्लाह, मैं संडे तक करवा देता हूँ। तो उसमें भी मुझे अब वैसे मुझे पूरा यकीन हो गया कि 1 से 2 स्टूडेंट आएंगे, और मजीद पहले मोहसिन और हमजा ने दिया, सिर्फ एक आधा और आ जाएगा या 2 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। मैंने हिसाब लगाया, आपकी टेस्ट की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हुई है। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये उमैर साहब आप भी सुन रहे हैं, आप भी टेस्ट में अपीयर नहीं हुए। आप एक टेस्ट दें, यकीन करें वो जो आप बैठ के खुद सेल्फ स्टडी करते हैं उसके 4-5 घंटे पे भारी है वो एक टेस्ट जो आप देंगे। जो गलती आपने टेस्ट में कर ली उसमें आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप आईकैप में जाके वही गलती दोबारा करेंगे, अगर अच्छी तरह आप टेस्ट देते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं कि आपने गलती क्या की है। तो बजाय इसके कि आप आईकैप के पेपर में जाके ये तमाम गलतियां करें पहली दफा, उससे अच्छा है कि आप अभी घर में बैठ के वो गलतियां कर लें। अभी हमारी आपस की बात है, गलती करेंगे ना मैंने कुछ करना है आपको, ना आपको कोई फर्क पड़ेगा उससे, ना आपके 6 महीने जाया होंगे। लेकिन आईकैप में जब जाएंगे तो आईकैप गुस्सा करता है जब आप गलती करते हैं, और वो गुस्सा कैसे करता है कि आपके मार्क्स कम से कम होते जाते हैं, और फिर वो गुस्सा आईकैप का आपको बहुत भारी पड़ता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर परेशान होता है कि मैं कैसे पास करूंगा। यकीन करें लॉ को पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, ओपन बुक होने के बाद और आसान हो गया। लेकिन आपने तैयारी करके जाना है, तैयारी करके जाएंगे तो पास करना मुश्किल नहीं है। अगर तैयारी नहीं करेंगे, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा नहीं करेंगे,
तो यकीन करें, जोर लगा लें, ये सेशन पढ़ लें, अगला सेशन पढ़ लें, उससे अगला सेशन भी पढ़ लें, ऐसे नहीं पास होने वाला। कोई किसी की लक, कोई को तुक्का हुआ, वो ICAP में बहुत कम लगते हैं तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। उस एक क्राइटेरिया पे आपको पूरा उतरना पड़ता है, उस लेवल तक जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे उस लेवल तक तो अटेम्प्ट्स लगती रहेंगी। इस तरह अमूमन स्टूडेंट्स के साथ होता है। मोहसिन, मैं NBFC की बड़ी एक्सपेंसिव हमारी प्रैक्टिस है, 1-2-3 क्वेश्चन है जो हम अभी क्लास में देख लेंगे, बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो ICAP ने कुछ एरियाज हैं NBFC के अभी तक टेस्ट नहीं किए, तो उस पर एक बड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो जाहिर है आप सब कुछ करने के बाद ही कीजिएगा, उसमें अगर कोई इशू आएगा तो आप फिर पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो जनाब मैं टेस्ट की डेट बढ़ा देता हूँ, आप लोगों ने लाजमी अपीयर होना है। हसन साहब ने भी एक आधा टेस्ट दिया था और उसके बाद टेस्ट में नहीं आएंगे। बुक में पास पेपर्स दिए हुए हैं हसन, मेरा ख्याल है उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे हमारी आज की प्रैक्टिस में, लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर की है वो किसी और बुक में नहीं है, वो अभी ICAP के ओपन बुक होने के बाद के क्वेश्चन है। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे तरीके से आप पढ़ लें NBFC को, एग्जाम लेवल पे पहुंच जाएं, इसका टेस्ट दे लें, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करें तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत NBFC पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन करने बैठ गए तो आप डर जाएंगे कि ये हो क्या गया है, मुझे तो बातें कुछ नहीं है। अच्छा जी, 17A कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में उसने जाते जाते हमें बताया है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है एक, वो भी आपने मेंटेन करनी है, और वो डिपॉजिट टेकिंग NBFC के लिए है। जहां पे डिपॉजिट्स की बात आती है, NBFC को डिपॉजिट्स की इजाजत देते हैं, वहां पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उनपे लगा देते हैं। उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये है, वो कहते हैं कि आपने कैपिटल एडिक्वेसी एक रेशो है वो मेंटेन करनी है। वो कौन सी है? वो कहते हैं 8% फॉर द फर्स्ट 2 years इन रेगुलेशंस के आने के बाद, एंड 10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स एज पर द क्राइटेरिया ऑफ स्केड्यूल 9A। अब इस स्केड्यूल के अंदर हम जब जाते हैं ना, 9A के अंदर बहुत लंबा चौड़ा स्केड्यूल है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं, ये ऐड करें, ये माइनस करें। इस तरह के स्केड्यूल के बारे में मैं कहता हूं कि ICAP आपसे टेस्टिंग नहीं करेगा। इसमें जाके वो एक तो उसने कोर्स में शामिल नहीं किया हुआ, और एक ये बहुत कम्प्लेक्स है। कोई बहुत ही एक्सपर्ट बंदा अगर हो और उसके बाद उसका दिमाग खराब भी हो कि मैंने स्टूडेंट्स को फेल करना है, तो फिर इधर जाएगा, लेकिन उस पर हम उसको जाने नहीं देंगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का सिर्फ आप ये परसेंटेज याद रख लें, इसमें से टेस्टिंग की उम्मीद मेरे ख्याल में बिल्कुल 0% है, 1% भी नहीं, 0% है। नेक्स्ट है जनाब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में वो कहते हैं कि जो डिपॉजिट टेकिंग NBFC है वो एक पॉलिसी बनाएगी, एक जेनेरिक ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है NBFC ने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिक्विडिटी रिस्क को देखते हुए, कि आपके एसेट्स ऐसा ना हो कि आपके एसेट्स लॉन्ग टर्म में फंसे हुए हैं और लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, तो आपको लिक्विडिटी रिस्क कोई आ जाए कि आपको लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास कैश फ्लो ही कोई ना हो। तो इस तरह का वो कहते हैं कि आपने पॉलिसी, एक इफेक्टिव पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, और साथ साथ आपने मॉनिटर करते रहना है अपने एसेट्स को कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो किसी तरीके से इफेक्ट ना हो, वो रिस्क आपका हाई ना हो। नेक्स्ट है जनाब 17C, बड़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। कैपिटल मार्केट के अंदर जो एक्सपोजर है NBFC का, उसके बारे में गाइडेंस दी गई है। जैसे हमने अभी 17A पढ़ा था जो सिंगल पर्सन के लिए था, उसी तरह की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो वो कहते हैं जी NBFC's एग्रीगेट एक्सपोजर इन लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट में गए हैं आप तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रही है। उसमें वो कह रहा है कि आपकी जो लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज में जो आपकी एग्रीगेट एक्सपोजर है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ इट्स इक्विटी। आपकी इक्विटी सिक्योरिटीज एंड स्प्रेड ट्रांजैक्शंस, इन दोनों को मिला के 50% ऑफ इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनाब 2008 की, हसन वो ठीक कह रहे हैं आपको, 2008 की रेगुलेशन है, 2003 के जो हैं वो रूल्स हैं, और सेक्शन 282 कंपनीज ऑर्डिनेंस का, 3 चीजें हैं हमारे कोर्स में। अच्छा जी, तो जी स्प्रेड ट्रांजैक्शन आगे एक्सप्लेन कर रहा हो। वो कहता है कि सबसे पहले आप उसकी एक लिमिट को आप समझ लें कि जो हमारी टोटल, वो कह रहा है लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है वो
प्लस स्प्रेड ट्रांजैक्शन, ये दोनों मिला के 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए हमारी इक्विटी के 50% से। नेक्स्ट उसने स्प्रेड ट्रांजैक्शन को साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे आप कंपनी के शेयर्स, एक ही कंपनी के शेयर्स एक डिफरेंट डेट पे उसको परचेज करते हैं, डिफरेंट सेटलमेंट डेट पे, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के उनको सेल भी कर देते हैं फॉर डिफरेंट सेटलमेंट डेट। यानी कि आज आपने उसको उनको परचेज किया है कि मैं जनाब आज 11 मार्च है, 13 मार्च पे आप उसको परचेज कर रहे हैं और साथ ही आप सेल का एग्रीमेंट भी कर रहे हैं कि 25 मार्च पे मैं इतने का आपको सेल कर दूंगा। ये है स्प्रेड ट्रांजैक्शन। इसको वो कहते हैं कि हम एक ही ट्रांजैक्शन कहते हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के आप सेल एंड परचेज का इकट्ठा एग्रीमेंट कर रहे हैं। जी शॉर्ट सेलिंग भी इसी तरह की एक चीज होती है कि आप उसी दिन बैठ के सारा काम कर रहे होते हैं, परचेज भी कर लिया और आपने सेल भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए वो मतलब कोई ताल्लुक नहीं है उसका। स्प्रेड ट्रांजैक्शन जो उसने एक्सप्लेन कर दिया उसी हद तक वो हमसे जाके टेस्ट करेगा। तो जनाब स्प्रेड ट्रांजैक्शन प्लस लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ये टोटल मिला के 50% ऑफ इट्स इक्विटी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मोहसिन साहब लॉजिक क्या है? पैसे कमाने का तरीका होता है कि आप स्पेकुलेशन बेस्ड मार्केट होती है, रिस्क कवर कर रहे होते हैं, आज आप इतने का खरीद रहे हैं, फलां डेट पे जाके आप इतने का उसको सेल कर देते हैं, उस डेट पे करंट जो प्राइस होगी 25 मार्च पे वो डिसाइड कर देती है कि आपका उसमें कोई गेन या लॉस हुआ है या नहीं हुआ। ये कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं घुमाने वाली, डेरिवेटिव्स भी इसी तरह की चीजें होती हैं। ये इंशाल्लाह बीएफडी जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इन ट्रांजैक्शंस के बारे में। अच्छा जी, तो 50% का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी है उसके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इक्विटी सिक्योरिटीज में 50% ऑफ इक्विटी से ऊपर आपने नहीं जाना। अब ये तो ठीक टोटल जो उन्होंने लिमिट लगाई है कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड सिक्योरिटीज में कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि किसी एक कंपनी में जो आपने ट्रांजैक्शंस का अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको याद होगा जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे उसके बारे में हम ये डिटेल कहाँ पे पढ़ के आए थे, जो 2003 की हमारी रूल्स हम पढ़ के आए थे उसमें उसने ये लिमिट्स हमें बताई थी कि टोटल एनबीएफसी कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अनलिस्टेड शेयर्स में किसी एक कंपनी में कितनी कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह की शराइत यहाँ पे है। टोटल उन्होंने बताया आप कितनी करनी है आपने, उसके साथ ही उन्होंने बता दिया किसी एक कंपनी में कितनी होगी। वो कहते हैं कि किसी एक कंपनी में इट शैल नॉट एक्सीड 10%। किसका 10%? 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट इन्वेस्टी कंपनी, जिसके आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं 10% से ज्यादा आपने परचेज नहीं करने, या 10% ऑफ इट्स ओन इक्विटी, आपकी अपनी इक्विटी या उस कंपनी का पेड अप कैपिटल, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से कम होगा वो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है उस कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज करने की। और वो कहते हैं कि जो शेयर आपने एक्वायर किए होंगे इन एक्सेस ऑफ 10%, किस वजह से? ड्यू टू अंडर राइटिंग कमिटमेंट्स। अंडर राइटिंग कमिटमेंट्स क्या है? हमने जब फर्दर इशू पढ़ा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कुछ अंडर राइटिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें एक किस्म की गारंटी दी जाती है आपके अंडर राइटर की तरफ से कि आपके जितने अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स होंगे जो कोई भी परचेज नहीं करेगा वो हम खरीदेंगे। वो कहते हैं कि एनबीएफसी ने अगर कोई इस तरह की कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट के नतीजे में किसी कंपनी के शेयर्स उनके पास आ गए हैं और वो शेयर्स उस कंपनी के टोटल 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा है या 10% ऑफ योर ओन इक्विटी से ज्यादा है, तो इनको वो कहते हैं कि आपने सेल करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस डेट पे आपने वो एक्वायर किए उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको सेल करें और अपनी उस लिमिट के अंदर आ जाएं जो आपको बताई गई है 10%। इसको साथ ही हम देख लें, जो हमारी वर्किंग है, जो हमने उस दिन टेबल बनाया था उसी को हम एक्सटेंड करें। अगर ये जनाब 17C, ये उसी दिन वाली हमारी एग्जांपल है कि इक्विटी हमने 1 बिलियन रखी थी उसकी 1000, और 17C में सबसे पहले उसने आपको पहला क्राइटेरिया क्या रखा है कि एक्सपोजर इन लिस्टेड सिक्योरिटीज आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50%। सबसे पहली लिमिट आपकी आ गई कि 500 से ज्यादा तो आप लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आप उनमें नहीं कर सकते।
अब एक किसी एक कंपनी में जब आए तो 10% ऑफ ओन इक्विटी, आपने उसी इक्विटी का 10% ले लिया, या दूसरी क्या है जनाब, लोअर ऑफ, उन्होंने कहा है लोअर ऑफ इन दो केसेस का जो होगा, दूसरा है जी 10% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। अब शेयर कैपिटल उस कंपनी का वो हमें पता होना चाहिए, जब भी इस किस्म की कोई कैलकुलेशन आपसे आईकेएफ करेगा तो साथ में आपको शेयर कैपिटल उस कंपनी का वो बताएगा। तो लेट्स अज्यूम वो कहते हैं 80 मिलियन शेयर हैं, तो आप 8 मिलियन शेयर उसके परचेज कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ज़हन में रखनी है। वहां अनलिस्टेड शेयर में भी उन्होंने ये बताया था और यहाँ पे भी आपको जो आप एनबीएफसी का क्राइटेरिया है वो इक्विटी का बताता है, उसमें अमाउंट बताता है वो कि आपकी टोटल इक्विटी जितनी है उसका 10% तक आपकी लिमिट है। लेकिन जब आपको होस्ट कंपनी का बताता है जिसकी आप शेयर्स परचेज करने जा रहे हैं, तो उसमें वो आपको कहता है शेयर कैपिटल, वहां पे अमाउंट नहीं बताता, वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बताता है। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के आप 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं परचेज कर सकते, उसमें अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है। इसका एक क्वेश्चन आईकेएफ ने अनलिस्टेड शेयर्स का पूछा हुआ, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो आपकी ये कंफ्यूजन उसमें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं जनाब कि ये जो लिमिट आपने बताई है, जिस तरह अभी हमने वो लिमिट देखी है कि 500 की मेरी लिमिट है, और आप टोटल अपनी जब इन्वेस्टमेंट करने गए, इन्वेस्टमेंट आपने की है एनबीएफसी ने, और अपने फाइनेंशियल्स में अगर कोई प्रोविजन आपने रिकॉग्नाइज कर ली है जो परमानेंट डिमिनिशन थी इन द वैल्यू ऑफ दो सिक्योरिटीज, कि आप सिक्योरिटीज आपने परचेज की है और उनको थ्रू फेयर वैल्यू आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, और कोई प्रोविजन उनके अगेंस्ट आपने रिकॉर्ड कर ली है, उस प्रोविजन के नतीजे में उनकी वैल्यू कम हो गई है, तो आप अपनी टोटल लिमिट में से भी उसको कम कर देंगे। क्योंकि लास्ट पॉइंट पे वो जाके कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर है, इसको आपने वैल्यू करना है एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द अबव लिमिट। अब कॉस्ट थी आपकी, लेट्स अज्यूम हमने एक सिक्योरिटी खरीदी है 100 रुपीज की, उसकी कॉस्ट है 100, तो वो कहते हैं कि आपने अपनी इस लिमिट को कैलकुलेट करते हुए जो उसकी कॉस्ट है वो 100 लेनी है, वो फेयर वैल्यू उसकी 100 से ज्यादा भी हो चुकी हो, लेकिन आपने अपनी लिमिट कैलकुलेट करते हुए वही अमाउंट लेनी है जो आपको कॉस्ट पड़ी है वो सिक्योरिटी परचेज करने की। लेकिन उसके अगेंस्ट जितनी प्रोविजन आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, अगर कोई लॉस हो चुका है उसमें, फेयर वैल्यू उसकी कम हो गई है, तो उस प्रोविजन को आपने लेस भी करना है अपनी उस लिमिट में से, कि 500 की आपकी लिमिट है, आपने जितनी प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर ली है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, उसको आपने लेस कर देना है अपनी उस टोटल लिमिट को कैलकुलेट करते हुए। फिर वो कहते हैं कि अपनी जो ऑन सब्सिडरीज है जी बिल्कुल कॉस्ट में से लेस होगी, क्योंकि नीचे देखिए ना आप, ये दोनों बातें इसलिए मैंने इकट्ठी पढ़ाई हैं कि ये प्रोवाइजो और नीचे जो एक्सप्लेनेशन उसने दिया है ये दोनों आपस में लिंक्ड है। नीचे वो आगे कह रहा है कि आपने कॉस्ट पे उसको अपनी लिमिट को देखना है, तो अब ऑटोमेटिकली ये बात ही वैसे बन जाती है कि अगर आपने कोई इसमें प्रोविजन रिकॉर्ड की है जो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट से भी नीचे चली गई है उनकी वैल्यू, तो अब उसी प्रोविजन को आप लेस करेंगे ना अपनी उस लिमिट में से। लिमिट में तो आप ले ही कॉस्ट पे रहे हैं, तो अब उसी कॉस्ट में से आपने इस 500 की लिमिट में से आपने लेस कर देना उस प्रोविजन को जो आपने रिकॉग्नाइज किया है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर। क्लियर है जी पॉइंट? अच्छा जी, इसके साथ ही वो हमें कह रहे हैं कि जो ये ट्रांजैक्शंस हैं आपके इक्विटी सिक्योरिटीज की, ये लिमिट में आपने शामिल नहीं करना जो आपने अपनी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है आउट ऑफ सरप्लस इक्विटी। सरप्लस इक्विटी में से जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर, या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो इन दोनों को आपने उस लिमिट के अंदर शामिल नहीं करना। क्लियर है जी यहां तक? ये अब आपने इस रेगुलेशन को, जो हमारी कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर है, इसको 2003 के जो रूल्स हमने पढ़े थे जिसमें अनलिस्टेड कंपनी के एक्सपोजर के बारे में बात थी, उनके साथ आप मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी वही बातें लिखी हुई हैं, वही लिमिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो परेशान नहीं होना कि अनलिस्टेड का है, कल को आईकेएफ आपसे लिस्टेड कंपनी के बारे में पूछ ले तो उसी तरह का तरीकाकार है जो वहां हमने पढ़ा था कैलकुलेशन का। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको बता रहा है जी लिमिट है क्लीन प्लेसमेंट के ऊपर। रेगुलेशन 18 क्लीन प्लेसमेंट की बात करता है और आपका 18A बात करता है अनसिक्योर्ड फाइनेंस की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्लीन प्लेसमेंट है क्या। वो उन्होंने इस रेगुलेशन के अंदर ही हमें एक्सप्लेन कर दिया। वो कह रहे हैं कि क्लीन प्लेसमेंट वो एक्सपोजर है जो विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी और कोलेटरल ऑफ, कि आपने उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं ली हुई,
आपने क्लीन प्लेसमेंट कर दिया कि पैसे आपने दे दिए हैं, वहां डिपॉजिट करवा दिए हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसके अगेंस्ट आपके पास सिक्योरिटी कोई नहीं, तो क्लीन है ये आपकी प्लेसमेंट। अब दो चीजें, एक अनसिक्योर्ड फाइनेंस और एक क्लीन प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का वर्ड जहां पे वो यूज करता है, आपने याद रखना है कि प्लेसमेंट हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होती है, कि जो आपने डिपॉजिट्स करवाने हैं, जो आपने फाइनेंस लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसके लिए वो प्लेसमेंट की बात यूज करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा जो आप अनसिक्योर्ड फाइनेंस दे रहे हैं उसको 18A में जाके वो कवर कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है जनाब, इसके ऊपर लिमिट क्या बता रहा है? सबसे पहले वो कह रहा है कि एनबीएफसी ने जो क्लीन प्लेसमेंट करनी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको देनी है, उनकी रेटिंग उसने बता दी है कि ए नेगेटिव होगी। मैक्सिमम यहां तक आप जा सकते हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि कम से कम उनकी रेटिंग ए नेगेटिव तक हो बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कमीशन के पास रजिस्टर्ड होगी। इससे कम अगर किसी की क्रेडिट रेटिंग होगी तो आपने क्लीन प्लेसमेंट उनके साथ नहीं करनी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो एग्रीगेट एक्सपोजर है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का, इट शैल नॉट एक्सीड इट्स इक्विटी, आपकी टोटल इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही जो हमने अभी हमारी वर्किंग देखी उसके अंदर कि जनाब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्लीन प्लेसमेंट कितनी वो कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी, अप टू 100% ऑफ योर इक्विटी, कि जितनी आपकी इक्विटी है उतना मैक्सिमम आप अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं, जो कि क्लीन प्लेसमेंट होगी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। नेक्स्ट जनाब अनसिक्योर्ड फाइनेंस के बारे में बता रहा है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है वो अनसिक्योर्ड फाइनेंस दे सकती है अप टू ₹200,000 किसी भी सिंगल बॉरोवर को। टू अ सिंगल बॉरोवर वो मैक्सिमम 2 लाख रुपया दे सकते हैं, जबकि नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी है उसमें उसने लिमिट आपको ज्यादा दी हुई है। वो कहते हैं कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ये अनसिक्योर्ड फाइनेंस अप टू 10% ऑफ इट्स इक्विटी दे सकते हैं किसी सिंगल बॉरोवर को या सिंगल ग्रुप को। और एग्रीगेट अनसिक्योर्ड फाइनेंस जो होगा इट शैल नॉट एक्सीड इक्विटी ऑफ एनबीएफसी। अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो एग्रीगेट का उसने लिमिट बताई है अनसिक्योर्ड फाइनेंस की, ये डिपॉजिट टेकिंग के लिए है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए है, क्योंकि इस पैराग्राफ में तो बातें दोनों के बारे में उसने की हैं। वो आगे जाके कह रहा है कि प्रोवाइजो क्या दिया है कि टोटल अनसिक्योर्ड फाइनेंस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द इक्विटी, किसका, ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब दोनों के लिए दोनों चीजें अलग अलग आ गई, सिंगल बॉरोवर भी और टोटल अगर हम उसको कंबाइन करें तो वो भी उसने लिमिट हमें बता दी, डिपॉजिट टेकिंग की भी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग की भी, कि आपकी जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो सिंगल बॉरोवर को मैक्सिमम 2 लाख दे सकती है, और एग्रीगेट उनका जो अनसिक्योर्ड फाइनेंस होगा इट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ योर इक्विटी। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग में जब जाते हैं तो सिंगल बॉरोवर को 10% तक आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम आपका जो एग्रीगेट अनसिक्योर्ड फाइनेंस होगा वो आपकी टोटल इक्विटी के बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ये लिमिट उन्होंने आपको बताई है। उसी वर्किंग के अंदर ये अनसिक्योर्ड फाइनेंस आ गया, सिंगल बॉरोवर और टोटल के बारे में एक्सपोजर आपने बताना है। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए मैक्सिमम 2 लाख तक आप जा सकते हैं और टोटल आपका 50% ऑफ इक्विटी तक जा सकते हैं। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसके लिए सिंगल बॉरोवर को आप 10% ऑफ योर इक्विटी दे सकते हैं, और टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर नॉन डिपॉजिट टेकिंग का जो अनसिक्योर्ड फाइनेंस में है वो उसकी टोटल इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आप यहां तक जा सकते हैं। क्लियर है जनाब यहां तक, कोई कंफ्यूजन? जी भाई साहब मौजूद हैं सारे? नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने इंटरनली भी अपना कोई प्रोसीजर बनाना है, जो प्रूडेंशियल लिमिट्स होंगी, तो रिस्ट्रिक्शन को रिक्वायरमेंट्स अनसिक्योर्ड एक्सपोजर के लिए आपका जो अपनी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है वो भी आपने एक अच्छे तरीके से कुछ पॉलिसीज को डिफाइन करना, उनको भी फॉलो करना है, सिर्फ इन्हीं लिमिट्स को नहीं देखना। और क्वार्टरली आपने कमीशन को रिपोर्ट जमा करवानी है इन पॉलिसीज के बारे में और अनसिक्योर्ड फाइनेंस के बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रेगुलेशन हमारे कोर्स में शामिल है वो है जनाब रेगुलेशन 25। और रेगुलेशन 25 आपको वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में।
कि जो आपने लोन दिया हुआ है, जो आपका एसेट है, उसकी क्लासिफिकेशन आपने क्या करनी है, उसका क्या क्राइटेरिया है और उसके अगेंस्ट प्रोविजन आपने कब बुक करनी है, वो कौन कौन सी सूरत हाल होगी जिसमें आपको उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी आपके अपने फाइनेंशियल में। और ये किस सूरत में होगा, वही एनबीएफसी करेगी जो लैंडिंग होगी, जिसने कुछ पैसे दिए होंगे। जो एडवाइस दे रही है उनको तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो लैंडिंग एनबीएफसी है, जो पैसे दे रही है, उन्हीं को ये मामला फेस करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि जो लैंडिंग एनबीएफसी है, इट शैल ऑब्जर्व द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एसेट्स एंड प्रोविजनिंग एज प्रोवाइडेड इन स्केड्यूल 10। जो स्केड्यूल 10 के अंदर वो कहते हैं क्राइटेरिया हमने आपको बताया है, ये उसको फॉलो करेंगे। और आगे बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बता दिया कि जब IFRS 9 इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट IFRS 9 की एप्लीकेबल हो जाएंगी, फिर ऑटोमेटिकली जो स्केड्यूल हमने आपको बताया है ये खत्म हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि IFRS 9 उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अभी तक रुकी हुई है, जो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है इनके ऊपर पाकिस्तान में, तो अभी तक हम IFRS 9 को अप्लाई नहीं कर रहे वहां पे। तो अभी तक हमने यही स्केड्यूल है जो हमने अप्लाई करना है। नहीं जी, रेगुलेशन 25 है जो हमारे कोर्स में है। अच्छा जी, स्केड्यूल अगर हम साथ देख लें तो हमें सारी बात समझ आ जाएगी कि उसमें उसने क्या क्राइटेरिया इसका रखा है। पेज अच्छा जी, ये स्केड्यूल आपका 10 है, रेगुलेशन 25। इसमें उसने जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज बनाई हैं वो 4 बनाई हैं। सबसे पहले तो उसने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। एक माइक्रो फाइनेंस के लिए अलग है और अदर देन माइक्रो फाइनेंस के लिए उन्होंने क्राइटेरिया अलग रखा है। तो अदर देन माइक्रो फाइनेंस का पहला टेबल है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताया है, उन्होंने कहा है कि अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन्ड, OAEM स्टैंड फॉर अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन्ड। अब हमजा यही मैं बात कर रहा था कि जो स्केड्यूल है वो हमारे कोर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है। आईकैप ने एक्सप्लिसिटली इनको पार्ट नहीं बनाया, लेकिन मेरे ख्याल में जहां पे आईकैप थोड़ी सी टेस्टिंग कर सकता है, अगर उसका कहीं पे दिमाग खराब हो, तो ये वही स्केड्यूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे स्केड्यूल 2 हमने देखा अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम स्केड्यूल 10 नहीं देखेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा जो रेगुलेशन 25 है। उस अल्लाह के बंदे ने रेगुलेशन 25 हमारे कोर्स में शामिल कर दी है, लेकिन साथ में ये नहीं लिखा कि स्केड्यूल भी आपके कोर्स में शामिल है। हालांकि उसको लिखना चाहिए था। वो जान चुरा ली उन्होंने लिख के कि रेगुलेशन फला आपके कोर्स में है, लेकिन उससे रेलिवेंट उन्होंने ये शामिल नहीं किया। और इसमें मैंने पहले बताया था कि कुछ जो पूरे हमारे कोर्स में शामिल होता है, कोई रेगुलेशन है, अगर वो कंप्लीट हमारे कोर्स में शामिल है तो उसके तमाम स्केड्यूल भी हमारे कोर्स में शामिल होते हैं। लेकिन जिन रेगुलेशंस की कुछ वो कंप्लीट नहीं शामिल करता, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस हमारे कोर्स में शामिल करता है, तो वहां पे उसको स्पेसिफिकली मेंशन करता है आईकैप कि इसका ये रेगुलेशंस हैं और ये स्केड्यूल है जो आपके कोर्स का पार्ट है। जैसे हमने वो रेगुलेशन पढ़ी सब्सटेंशियल एक्विजिशन की, उसमें तमाम हमने स्केड्यूल साथ देखे कि ये स्केड्यूल है, ये फॉर्मेट्स हैं। जब पब्लिक ऑफरिंग में हम जाते हैं तो वहां पे आईकैप ने बताया है कि ये रेगुलेशंस आपके कोर्स में शामिल हैं और साथ में स्केड्यूल 1 आपके कोर्स का पार्ट है। एनबीएफसी में वो हमें नहीं बता रहा था कि कौन सा जो स्केड्यूल है वो कोर्स का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें इसलिए मैं ये आपको ये दोनों स्केड्यूल जो हमारा 10 और 11 है ये हम कवर कर लेंगे साथ, ताकि अगर आईकैप को टेस्टिंग करे, क्योंकि प्रोविजनिंग का अगर क्वेश्चन आ गया तो इन 2 स्केड्यूल के बगैर वो कवर हो ही नहीं सकता। तो अगर आईकैप ने इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो हम वो करने के काबिल जरूर हो जाए। अब मेरा ख्याल है वहां दिए होंगे जो एस इस्लाम ने बुक बनाई है। अच्छा जी, इसमें क्लासिफिकेशन में वो जनाब सबसे पहले आपको बताया कि अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन, पहली आपकी कैटेगरी ये हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी वो आपका वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा लोन, उससे नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा तो वो डाउटफुल हो जाएगा, और नेक्स्ट कैटेगरी में जब वो जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा जनाब। अच्छा जी, देख लेते हैं, अगर वो बुक में शामिल नहीं है तो इसका वो हल हम सोच लेंगे कि आपको पेपर में इसमें कैसे हेल्प करनी है, आप कैसे लेके जा सकते हैं इसको, या उसका कोई तरीका हम देख लेंगे कि बुक में हम कैसे लेके जा सकते हैं। ये मैं आपके साथ सॉफ्ट में शेयर कर लूंगा, बल्कि ये रेगुलेशन मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा इसको। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। अब इस क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। एक तो आपका एसेट बन रहा है,
मतलब ठीक है, चल रहा है, आपने लोन दिया हुआ है, वो गुड है, परफॉर्मिंग एसेट है, रिटर्न उसके ऊपर आ रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है कोई क्लासिफिकेशन की उसमें, तो आपका गुड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जी उमैर रेटिंग भी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बेसिकली स्टेट बैंक की साइट पे उन्होंने दोनों जो रेटिंग एजेंसीज है पाकिस्तान के अंदर, पैकरा और जेसीआर, उन दोनों की दी है। वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मेरे माइंड से निकल गया, वो डाउनलोड करके मैं या लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगा उसका, या मैं डॉक्यूमेंट ही आपके साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा जी, अब इनका क्राइटेरिया क्या है इस क्लासिफिकेशन का, वो आपको सेकंड कॉलम में बताया। वो कहते हैं कि जहां पे उस लोन के अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट है, जो मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या प्रिंसिपल, वो ओवर ड्यू हो गए हैं 90 डेज या उससे ज्यादा से, कि ड्यू डेट थी उसकी, वो ड्यू डेट गुजरे हुए 90 डेज हो चुके हैं और आपको वो नहीं मिल रहा, तो वो जनाब कहते हैं कि इसको आप क्लासिफाई कर दें OAEM अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन्ड इसके अंदर, तो इसको आप इधर क्लब कर दें। हमजा मैं आपके साथ वो कैटेगरी शेयर कर लूंगा, जेसीआर के साथ ही मेरा ख्याल है कि इसकी कैटेगरी इन्होंने बनाई है। और ये जो हमें जो बताई गई है तमाम NBFC के अंदर जो रेटिंग्स, ये जेसीआर की उन्होंने फॉलो की हुई है। आप वो लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इन रेटिंग्स को लेके आपने परेशान नहीं होना। ICAP इन रेटिंग्स की बेस पे आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन के अंदर, जो रेगुलेशंस के हिसाब से है, वो आपको अगर क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ टेस्ट करता है तो वो साथ मेंशन करेगा कि ये रेटिंग है जनाब इसकी। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि 90 डेज से ज्यादा अगर वो आपके हो गए हैं, उसको ओवरड्यू हुए, तो उसको आप क्लासिफाई कर दें OAEM में। और इसमें ट्रीटमेंट ऑफ इनकम क्या है कि अनरियलाइज्ड जो मार्कअप या इंटरेस्ट है, वो कहते हैं सस्पेंस अकाउंट में कर दें, और जब तक इन कैश आपको रियलाइज ना हो जाए आपने इस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करना। नेक्स्ट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जब आप गए, अब आपको एक जब समझ आ गया तो नेक्स्ट सब कुछ वही है। अब अदर एसेट्स जो था, इसमें कोई प्रोविजन आपने नहीं करनी थी, कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करनी थी, क्योंकि अभी सिर्फ 90 डेज हुए हैं, तो वो कहते हैं अभी प्रोविजन हम आपको नहीं कहते, लेकिन आप इसको मार्क कर दें कि OAEM की कैटेगरी में ये हमारा चला गया। अब यही जो आपका ओवरड्यू डेज थे, ये 180 अगर हो गए, कि 180 डेज या इससे ज्यादा दिन अगर हो गए, तो ये आपका एसेट सब स्टैंडर्ड हो गया है। अब इसकी रिकवरी के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इनकम का रिकग्निशन का तरीकाकार वही है जो ऊपर है, लेकिन अब प्रोविजन आपको एक बुक करनी पड़ेगी। प्रोविजन क्या है? वो कहते हैं कि 25% प्रोविजन बुक करें। अब ये प्रोविजन क्या है? वो कहते हैं कि ये वो प्रोविजन जो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस? आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आपके प्रिंसिपल का है, जो ओवरड्यू है आपका, उसका आपने डिफरेंस लेना है, उसमें से डिडक्ट कर देना है जो सिक्योरिटी उन्होंने आपको सबमिट करवाई थी। कि NBFC ने एक बंदे को लोन दिया था, उस लोन के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी उन्होंने सबमिट करवाई होगी, उस सिक्योरिटी को आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से लेस कर देना है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, आपकी टोटल जो डिफरेंस बचेगा, उसका 25% आपने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना है। जी बिल्कुल, सस्पेंस अकाउंट इसी तरह का होगा। अल्टीमेटली उनके कहने का मकसद ये है कि ये इनकम आपने रिकॉग्नाइज नहीं करनी जब तक आपको इन कैश ये रिसीव नहीं हो जाती। सस्पेंस अकाउंट का मकसद यही है कि आप कहीं बुकिंग ही कोई नहीं कर रहे और पता चले कि आपको पता ही कोई नहीं है कि हो क्या रहा है, और ये आपकी जो इनकम ओवरड्यू हुई है कल को आ रही है और रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। तो एक सस्पेंस अकाउंट आप बना ले, उसके अंदर आप इसको चार्ज करते हैं। जी मैं बिल्कुल हमजा, इसके ऊपर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं टेबल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हमने सिर्फ देखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेबल आपको समझ आ जाए जो स्केड्यूल है, कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आप तब जाएंगे जब आपका 180 दिन से ओवरड्यू होगा और एक प्रोविजन आप रिकॉर्ड करेंगे उस डिफरेंस की, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से सिक्योरिटी लेस कर दें, जो रिमेनिंग ओवरड्यू अमाउंट होगी उसको 25% की प्रोविजन आप रिकॉर्ड कर लें जनाब। इसको अगर मैं आपको वही जो हमारा टेबल है वो मैं शेयर करूं, तो ये जनाब हमारी वो कैटेगरीज हैं कि आप देखें कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये 4 कैटेगरीज, अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, 4 कैटेगरीज हैं। जब ओवरड्यू हुआ 90 डेज से ज्यादा तो आप OAEM में गए, 180 डेज उससे ज्यादा गए तो सब स्टैंडर्ड हो गया। जब ओवरड्यू हुआ 1 साल या उससे ज्यादा तो ये डाउटफुल हो गया ये आपका एसेट। अब
1.5 ईयर जब आपका टाइम हो गया तो ये लॉस हो जाएगा। ये 4 कैटेगरीज आपकी बेस है किसकी, नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे, कि आपके ओवरड्यू जितने दिन ज्यादा हो गए उस बेस पे ये कैटेगरीज बनाई गई है। अब जो आपने प्रोविजन करनी है, प्रोविजन का जो कॉलम एंड पे हमें दिखाया था उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स अज्यूम जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारी 1 मिलियन है और उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी उसने जमा करवाई हुई है वो लेट्स अज्यूम वो कहते हैं जी लिक्विड एसेट को जमा करवाए हुए थे आपको उसने, वो 1 लाख के थे, आपने वो उसमें से लेस कर दिए। आपकी सिक्योरिटी लिक्विड एसेट्स के अलावा कोई दी हुई थी, कोई उसने चार्ज क्रिएट करवाया था अपने एसेट पे, वो लेट्स अज्यूम 5 लाख का था। अब आपकी नेट अमाउंट कितनी है, क्योंकि ये टोटल 6 लाख के तो आपके पास एसेट्स उसके पड़े हुए हैं जो उसने एज अ सिक्योरिटी दिए थे। आपकी टोटल रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई, वो 4 लाख की है। तो आपको याद हो अभी जो हम स्केड्यूल देख के आए हैं, जो पहली कैटेगरी थी आपकी ओएईएम की, क्या उसमें कोई प्रोविजन उसने हमें रिक्वायर की थी? उसमें कोई प्रोविजनिंग नहीं है। आप 0% प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, आपका एसेट सिर्फ कैटेगरी चेंज होगी आपकी। नहीं हसन, इसके ऊपर जो हमारी इनकम अक्रू हो रही है ना,